सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल। रुख खबरों का करें बात। सबसे पहले ईरान अमेरिकी इजरायली जंग के बारे में। ईरान बोल रहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो इजराइल बचेगा नहीं। और उधर इजरायली पीएम ने भी वैसे धमकी दी है कि परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर हम भी अटैक कर सकते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके जो इम्पोर्टेंट ठिकाने हैं और उनके जो ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला किया तो इजराइल के ऊपर भी वो जवाबी अटैक करेंगे। और इसकी जो बात करें तो ये जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने ये चेतावनी जारी की है। बता दें कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। खैर, इजरायली वायुसेना ने एक समारोह में ये जो इजरायली वायुसेना का एक समारोह था, उसमें नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। साथ ही ये दावा किया गया कि इजराइल ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार है। देखिए, तय हो गया था सीज फायर, सारा कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन अब लगातार हमें कई ऐसी खबरें मिल रही हैं जिसमें अलग-अलग किस्म के दावे हैं। जैसे अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हमला किया है। ईरान के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया है। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों के ऊपर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ईरान ने दावा किया है कि कई जगह के ऊपर उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया है। खैर, अब इसमें यही है कि जो कतर है और जो मिडल ईस्ट के बाकी मुल्क हैं, वो तो अमेरिका और ईरान से यही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आप समझौते का पालन करो। ठीक है, आप कतर की स्टेटमेंट देख लीजिए या दूसरी स्टेटमेंट देख लीजिए, दोनों तरफ यही चल रहा है। लेबनान में इसराइल जो है वो अपना लगातार हमले कर ही रहा है। वो आपको पता ही है कि सबसे बुरा हाल तो लेबनान में है। इसराइली वहां पर लगातार ड्रोन से बम बरसा रहे हैं। और हालांकि ये कि ये माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनाव हुआ है, उससे शायद दोबारा फिर से एक बार तेल का संकट छिड़ सकता है। ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे दुनिया के जो कमर्शियल जहाज हैं, खासकर आपको पता है वहां से तेल के जहाज गुजरते हैं, ब्रेंट क्रूड के जहाज हैं, वो सब वापस हुए हैं। भारत का एक जहाज था जो वो भी वापस हुआ है। तो खैर, जो वेस्ट एशिया के देशों का जो टकराव है, वेस्ट के साथ वेस्ट एशिया के देशों का टकराव, खैर ये शब्द देखिए कितना सुंदर है। तो ये लगातार चल ही रहा है और इसमें काफी खाड़ी के मुल्कों का, वेस्ट एशिया के मुल्कों का काफी नुकसान भी हुआ है। पर खैर, एक बात देखने वाली है कि वो लोग फिर भी झुके नहीं हैं। तो खैर, बिल्कुल। ये 24 घंटे की यही अपडेट थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में मतलब तेल टैंकरों की आप मान सकते हैं कि जो आवाजाही है वो लगभग ठप पड़ी है, और इसी के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें ऊपर चढ़ सकती हैं। जी। इससे अगर हम आगे बढ़ें अगली खबर की ओर, तो बात राम मंदिर में हुई चंदे चोरी की बात करते हैं। चढ़ावे की इस चोरी की जांच करने वाला जो दल है, उसका प्रमुख जो है वो खुद बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोपी है। देखिए, जो अधिकारी इस पूरे मामले के को इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, एसआईटी जो बनाई गई है, उनका नाम है विजय विश्वास पंत। और वो खुद 2013 से 2015 के आसपास उनके ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एफआईआर्स रही हैं उनके खिलाफ। और वो बेसिकली बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होते थे, और उस समय उन्होंने बहुत बहुत वहां पर घपले किए। उनके ऊपर कई किस्म के मामले मामले जुड़े हुए हैं। 420 और 465 बेसिकली धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले होते हैं।
तो ये सब उन्होंने किया हुआ है और इसी ये खबर भी ब्रेक हुई है कि जब जो व्यक्ति है वो खुद दागी रहा, वो कैसे न्याय कर सकता है। बेसिकली ऐसे अधिकारी को एसआईटी वगैरह का चीफ बनाया भी इसलिए जाता है ताकि सरकार अपने अनुसार उसके कान मरोड़ सके, जो निकलवाना है वो निकलवाती रहे, जो नहीं निकलवाना वो ना निकलवाए। अब देखिए, खबर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे एसआईटी के कारण चीजें हुई हैं। इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो दान जो जो कर्मचारी गिनते थे, उन 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है? वो किस लिए दे दिया है कि जो एसआईटी वाले हैं वो वो जो पैसे गिनने वाले हैं बेचारे, उनको फँसा रहे हैं। जबकि आपको हमको पता है कि इस मामले में जो लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ उसमें बड़े प्लेयर्स का हाथ है। ख़ैर, अब तो एक खबर और ब्रेक की है दैनिक भास्कर ने कि चढ़ावे में 10-20 ₹10 ₹20 के नोट बढ़ गए हैं, 500 के नोट घट गए हैं। ख़ैर, इस मामले में 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो देखेंगे कि क्या क्या स्थिति बनती है। यानी कि जो चढ़ावा है अब राम मंदिर में कम आ रहा है। पहले जो नोट गिनने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि 500-500 के नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ बनती थी। अब मुश्किल से 15 गड्डियाँ बन रही हैं। तो काफ़ी काफ़ी स्थिति अभी अपन कहें कि मुश्किल में है और वहाँ पर लोग शक कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। और अलग-अलग अयोध्या में आपने देखा भी होगा कि अलग-अलग किस्म की कार्रवाइयाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन हाँ, जो चंदा गिनने वाले लोग थे, चढ़ावा गिनने वाले लोग थे, कर्मचारी, वो कह रहे हैं कि बड़ों को कोई कुछ कह नहीं रहा, हम तो पैसे गिन के सारे बड़ों को दे देते थे, हमें एसआईटी टारगेट कर रही है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें बलि का बकरा जो है वो आम जो कर्मचारी हैं, कोई सफाई कर्मचारी, कोई नोट गिनने वाला कर्मचारी, उनको बना दिया जाएगा, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ पर भी 1 करोड़ 63 लाख रुपए के इनकम को लेकर विवाद पड़ा हुआ है और वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे ये चढ़ावा लिया गया है। और इस चढ़ावे को लेकर अच्छा, जो दूसरा चढ़ावा वैसे दान पेटियों में आता है उसको लेकर भी वहां पर विवाद पड़ा हुआ है। वैसे तो कई जगह पे खबरें आ चुकी, कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर बद्रीनाथ, कई जगह से खबरें आ रही हैं। तो स्थिति बहुत अजीब है। हालांकि मैं आपको बता दूं, राम मंदिर में अभी भी चंपत राय सबसे पावरफुल इंसान है। जी, 1800 करोड़ रुपए के आसपास के खाते हैं जो अभी भी चंपत राय ही संभाल रहे हैं। और उन जो चंपत राय के करीबी हैं वही आजकल वो वही वीआईपी दर्शन करा रहे हैं, वही सारा जी। कुछ संभाल रहे हैं। बेशक से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया हो, चीजें सारी चंपत राय के मुट्ठी में ही। यानी कि आप साफ समझ ही गए होंगे कि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्र दोनों नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। तो सारा कंट्रोल अभी नरेंद्र मोदी ही अपने एक हिसाब से अपने जो उनके खास व्यक्ति हैं उन्हीं को ही दे के रखे हुए हैं। एसआईटी तो मेरे को लगता है कि जो ये पैसे गिनने वाले कर्मचारी वगैरह जो पकड़े थे, इन्हीं के सर ठिकरा फोड़ दे, क्योंकि जो एसआईटी का अफसर है वो खुद ऐसा इस किस्म का व्यक्ति रहा है, धोखाधड़ी और जालसाजी वाला। तो इसमें अपने को इस पूरे मामले में कोई ऐसे न्याय की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जी। और इससे आगे बढ़े तो सरकार ने आखिरकार माना है कि ई-20 से कुछ वाहनों का माइलेज 5% तक गिर सकता है, कमी आती है उसमें। अगर सरकार मान रही है तो क्या ये सच में है कि 5% ही कम होता है, या कुछ लोग तो बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल ही खत्म हो जा रही हैं, उनके कंपोनेंट्स जो हैं अंदर से खोखले हो रहे हैं? देखिए, मैं जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ऑटो जर्नलिज़्म में ख़ासकर इंजन्स के, पेट्रोल के इंजन्स के मामले में जिसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, उसका नाम है सुंदरदीप। और वो लुधियाना से हैं और वो उसके उनके पास जितनी गाड़ियाँ लगभग वोक्सवैगन की हैं। उनके पास पोलो है, उनके पास दूसरी गाड़ियाँ, और सारी 2023 से पहले की हैं। उनकी जो 3 गाड़ियाँ उनके पास वोक्सवैगन की तीनों बंद पड़ गई हैं। उन्होंने वीडियो भी डाला, जी, वो हमने शेयर भी किया। और वो काफ़ी जाने-माने ऑटो जर्नलिस्ट माने जाते हैं। देखिए, लोगों की जो 2023 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं, उनके फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। रेनॉल्ट की गाड़ियाँ हों, वोक्सवैगन की गाड़ियाँ हों, सब में शिकायतें आ रही हैं। और जो कंपनी वाले हैं हालाँकि मुँह नहीं खोल रहे हैं, और वो बेचारे चुप, क्योंकि उनको तो धंधा करना है। तो ख़ैर, यही है कि कस्टमर्स की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब देखिए, जो माइलेज ड्रॉप के थे वीडियोज़ वो तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब आप और हम लगातार देखते ही हैं। मैं मेरे दोस्त की जो एक गाड़ी है स्विफ्ट,
जी, उसकी कहानी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ कि अब उसका जो माइलेज है वो 15-16 का रह गया है। वो गाड़ी 20 तक की माइलेज देती थी पेट्रोल में, जी, ठीक है? अब उसका 15-16 का ही माइलेज रह गया, तो ये 5% तो नहीं है, ये 5% से ज़्यादा है, तकरीबन 20% बनता है। तो देखिए माइलेज तो 20% के आस-पास अफ़ेक्ट हुई है, क्योंकि 20% ही आप एथनॉल मिक्स कर रहे हो, तो उतना जी, ही अब जो सरकार कह रही है कि हम 20% एथनॉल मिक्स कर रहे हैं, इससे 5% ही माइलेज कम हो रही है। तो ख़ैर जी, ये सही बात नहीं है, एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो अलग-अलग किस्म की शिकायतें वो हम देख ही रहे हैं। देखिए पहले क्या था कि पहले 5% ही एथनॉल मिक्स किया जाता था शुरुआत में, बाद में फिर 10% किया गया, 10% तक चीज़ें ठीक थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जब से 20% एथनॉल ब्लेंडिंग वाला मामला शुरू हुआ है, तब से ही चीज़ें बिगड़ी हैं। इसमें बहुत सारे जो वाहन निर्माता हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं-नहीं पार्ट्स पुराने हो जाते हैं इसलिए भी खराबी आ रही हैं। ये सब बातें कह रहे हैं, लेकिन देख ही रहे हैं कि जो मतलब अब नॉर्मली जो पार्ट्स हैं वो घिस रहे हैं, उनमें जंग लग रहा है, उनके जो पुर्जे हैं वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, कार्बन जम रहा है, फ्यूल पंप खराब हो जा रहे हैं, तो ये सब स्थितियाँ हैं। खैर सरकार कम से कम 5% पे तो आ गई है, सारी बात मान लेगी। लेकिन आपको जी। यही है कि जो मौके की हुकूमत है, वो लगातार लोगों के गाड़ियों से भी खिलवाड़ कर रही है, लोगों को लगातार उनके मुँह पे ही झूठ भी बोल रही है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो एक वकील ने सीजेआई का नाम लेकर उनको अपशब्द कहे, क्या उनके सामने ही कहे गए ये सारा कुछ हुआ? हाँ, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की आज एक बात है, एक नौजवान वकील ने हंगामा किया। सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, उनको अपशब्द कहे, फाइलें भी फेंकी। और हालाँकि जो सीजेआई थे वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने कहा गया। जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस आलोक आराधे, ये दोनों बेंच पे बैठे थे, इन दोनों के सामने कहा गया। बाद में हंगामा हुआ तो फिर सिक्योरिटी ने वकील को तुरंत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। दिल्ली पुलिस जो है उस वकील को गिरफ्तार करके लेके लेके गई है, मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। खैर लगातार ऐसी घटनाएँ हम देखने को मिल रहे हैं कि जो जुडिशरी का इकबाल भी गिर रहा है, और जुडिशरी के अंदर जो लोग हैं, वही ये सब कर रहे हैं। कुछ कुछ टाइम पहले आपको पता हो कि एक एडवोकेट ने सीजेआई के जो गवाही थे, उनके ऊपर जूता फेंक दिया था। जो सीजेआई ये सूर्यकांत बने, इन्होंने जो कॉकरोच और पैरासाइट बोला पत्रकारों को, नौजवानों को, उसका भी अब तक लफड़ा चल रहा है। वो आप देख ही रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म भी हो गया उससे। तो खैर काफ़ी विवादास्पद चीज़ें हम भारतीय जुडिशरी में, भारतीय न्यायपालिका में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। राम मंदिर का फैसला हो, कश्मीर के 370 का फैसला, और भी कई ऐसे मामले आए हैं। उमर खालिद को ज़मानत ना देना हो, उनको जेल में रखना हो, ये सब ऐसे फैसले हैं और जुडिशरी, भारतीय जुडिशरी जो बार-बार घेरों में आती है। सूर्यकांत जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर तो एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए गए थे, वहाँ पर तो जो स्टूडेंट और प्रोफेसर थे उन्होंने खूब उनकी बेइज्जती की, खूब उनसे आखिरी में सूर्यकांत को वहाँ से उठ के भागना पड़ा। तो भारतीय जुडिशरी में सूर्यकांत जैसे औसत किस्म के वकील अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएँगे तो स्थिति तो यही होनी है। मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी कितनी ज़्यादा नज़दीकता, कितनी ज़्यादा मतलब उनकी नेड़ता मौके की हुकूमत से है, कैसे वो उनके विचारों का ही पोषण करते हैं। ख़ैर भारतीय जुडिशरी इस समय बहुत क्रूशियल दौर में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे हम अगर आगे बढ़ें अगली खबर की ओर तो चेक बाउंस केस के अंदर राजपाल यादव को जेल है। ये पहले भी जेल से बाहर आए थे? हाँ, एक्टर राजपाल यादव जो छोटे से कद के हैं, आप बहुत सारी बॉलीवुड जी, फ़िल्मों में पहले भी देखते वो होंगे। जेल गए थे शायद? हाँ, हाँ, पहले भी जेल गए थे, ये चेक बाउंस का मामला था और इसमें तकरीबन 7 करोड़ 35 लाख रुपए चुकाने हैं, और उस जी, वो चेक बाउंस हुआ था, उसको लेकर ही गए थे। ब उनको बाद में बात करें तो उनको जो है ज़मानत मिल गई थी। उन्होंने 2010 में एक फ़िल्म के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज़ लिया था। वो रकम थी वो वापस नहीं कर पाए, चेक बाउंस होते रहे, उसके बाद फिर लगातार वो विवादों में घिरे। उनको बात करें तो उनको बाद में जो है वो ज़मानत भी मिली। और आपको बताऊँ, अता पता लापता नाम से उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी और उसमें उसके लिए ही उन्होंने ये उधार लिया था। ख़ैर
अभी उनकी जो पत्नी है राधा यादव, उनको भी 2018 में दोषी ठहराया था और 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। ठीक है? तो उसके उसके बाद फिर उनको ज़मानत मिली, तो उनकी पत्नी और वो खुद दोनों ही इस सारे विवाद में फँसे हुए हैं। जी, और इससे आगे बढ़े तो गर्मी की बात करते हैं। धरती ऐसे तप रही है कि लगातार रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से छू रहा है गर्मी के कारण। यूरोप की बात करें, लगातार एक-एक हफ्ते में हज़ारों लोग मर रहे हैं। इतिहास में कभी इतनी गर्मी पहले पड़ी है? देखिए, मैं आपको इस पूरे बात का क्रक्स कुछ शेयर करना चाहूँगा। पहले बात तो आपने जैसे यूरोप की बात छेड़ी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूरोप ने इस बार भयंकर गर्मी देखी है। और ये एल निनो ईयर भी है। जून 2026 ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन की गंभीरता का एक और स्पष्ट संकेत दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन सबसे गर्म जून रहा है। पूरा महीना ही, मतलब दूसरा इससे पश्चिमी यूरोप ने तो अपने इतिहास का सबसे गर्म जून देखा है, अगर पश्चिमी यूरोप की, वेस्ट यूरोप की बात करें तो। खैर, देखिए, जो अब की बार बात करें तो जो 1.39 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर देखने को मिला है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने ये बात बताई है। इस बार यूरोप में भीषण लू, सूखे जंगलों में आग, नदियों के जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो भी घटा। कई गर्मी से मौतों का डेटा भी सामने आया। देखिए, उत्तरी अमेरिका हो, पूर्वी एशिया हो, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एकदम से डिफरेंट जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिली। वहाँ पे कई जगह पे बहुत एकदम से बहुत बारिश और बाढ़ देखने को मिली। वहाँ जबकि अन्य इलाकों में लगातार कम बारिश, सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का सिकुड़ना भी लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये घटनाएं अलग-अलग मौसमी संयोग नहीं, बल्कि तेजी से बदलते जलवायु का संकेत हैं। खैर, तो कह सकते हैं कि जो जून है, इससे पहले जो जून 2000 बात करें तो इससे जो पहला जो जून है, जो सबसे गर्म रहा है, वो दो साल 2024 का रहा है। उसके बाद अब की बार 2026 का रहा है। तो खैर, आप देखेंगे तो जब जाएँगे 1950, 1960 के दौर में, तो उस ग्राफ को देखेंगे तो उसमें बहुत कम ऐसे दिखेगा तनाव और टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही आप सन 2020 पार करते हैं, तो आपको लगातार गर्म सालों की जून की गर्मी का एहसास होगा। तो 2024 के में भी बहुत बुरे हाल रहे थे और 2026 में भी अब बहुत बुरे हाल रहे हैं। और यूरोप सबसे गर्मी का अब की बार सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। जी, और इससे आगे बढ़ें तो चरणजीत चन्नी की बात करते हैं। कांग्रेस में जो काटो-कलेश काफ़ी दिनों से चल रहा है, बघेल का बेशक पंजाब आए हुए थे, उनसे मिलने से इनकारी थे चन्नी धड़े वाले लोग। लेकिन अब खबर है कि एक पॉलिटिशियन के घर में ही मीटिंग हो सकती है चन्नी धड़े की और बघेल की। हालाँकि उसमें कहा गया है कि राजा वड़िंग ना पहुँचे वहाँ पर। देखिए, पिछले 5 दिनों से भूपेश बघेल पंजाब में कैंप कर रहे हैं और चंडीगढ़ में रह रहे हैं। वो लगातार नेताओं के घर जा रहे हैं। वो प्रताप बाजवा के घर गए और दूसरे राणा केपी वगैरह, इन सब के घरों में वो गए। लेकिन जो चन्नी गुट है, 3 दिन तक तो उन्होंने बात ही नहीं की भूपेश बघेल से, और वो फैसले से ही नाराज़ दिखे, जो फैसला लिया गया था राजा वड़िंग वाला, उससे ही। ख़ैर, जो भूपेश बघेल हैं, उनके ऊपर लगातार उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं चन्नी गुट के द्वारा। लगातार उनके ये कहा जा रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है पूरे मामले में, बल्कि राजा वड़िंग की तरफ झुके हुए हैं। और उन जो बघेल की स्टेटमेंट्स हैं, वो भी कोई निष्पक्ष नहीं दिखती। उनमें आप देखें कि उन्होंने चन्नी की नाराजगी को लेकर कहा कि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। तो मतलब आप अगर नाराजगी दूर करने के लिए आए हैं, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट से बचना चाहिए। खैर, बात ये है कि जो एक एक पुरानी नेता, आप शायद आप सब लोग जानते हो, अंबिका सोनी उनका नाम है। अंबिका सोनी को कांग्रेस ने सक्रिय किया है कि ये सारा मामला वो शांति से निपटवाएँ।
तो अंबिका सोनी एक्टिव हुई हैं और अंबिका सोनी ही इस मामले में मुलाकात भी कर रही हैं, कई लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। अंबिका सोनी ने ये बात कही है कि आप एक कॉमन प्लेस के ऊपर, मतलब आप पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में ना जाओ, ना भूपेश बघेल के जगह पे जाओ, आप कहीं पे ऐसी जगह मिल लो जहां पर आप लोग कम से कम अपने एजेंडाज जो हैं वो बातचीत के वो शेयर कर सको और जी, कम से कम मीडिया में बयानबाजी से बचो। तो उसी को लेकर राणा गुरजीत के घर पे कल 11 बजे मुलाकात होगी और चन्नी गुट के 2 या 3 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद रह सकते हैं। तो कल देखेंगे कि क्या बातचीत होती है और शायद कल जो पूरा मामला है वो शांत हो जाए। ये इस पूरे मामले में साफ दिखा है कि एक बार फिर से जो नेशनल पार्टियां हैं वो ग्राउंड पे कौन मजबूत है ये सब पढ़ पाने में अक्षम रही हैं, मतलब वो उन नहीं पहचान पाई। खैर नेशनल पार्टियों का हाल तो आपको पता ही है गुरप्रीत। इनके जो फैसले होते हैं वो ड्राइंग रूम बंद कमरों में बैठ के लिए जाते हैं। ग्राउंड पे कोई और पॉपुलर होता है, बना किसी और को दिया जाता है। खैर बुरा हाल है इनको, हालांकि 2027 में चुनाव को फेस करना है। देखते हैं ये जी, इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मैं तो एक मीम, आज एक चुटकुला, पंजाब में कैसी भी राजनीतिक स्थिति हो चुटकुले जरूर चलते हैं, तो मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था। तो जी। उसमें ये लिखा हुआ था कि एक तो जो वो जूते बेचने वाले हैं, हनी सेठी शायद वगैरह, ये हाँ सब जी, जूते बेचने, बोले एक तो उनका काटो कलेश, और एक पंजाब कांग्रेस का काटो कलेश, और एक और किसी व्यक्ति का काटो कलेश लिख रखा था। इनका काटो बिल्कुल। कलेश कभी खत्म नहीं हो सकता। तो खैर एक हर ऐसे था, मैं बता देता हूँ, मैंने भी वो सेम देखा हुआ है। मीम्स का दौर है तो मीम्स की बात भी कर ही लेते हैं। एक हनी सेठी की दुकान, नूरा फैमिली जो ज्योति नूरा है उनके घर का कलेश और कांग्रेस के अंदर का कलेश, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ था उसमें। जी। जी, आगे बढ़े। ईडी का दावा सामने आया है कि आप मंत्री फर्जी घोटाले के मास्टरमाइंड थे। कौन? ये अरोड़ा की बात हो रही है? हाँ, जो ईडी है उसने चार्जशीट फाइल की अपनी, और बेसिकली गुड़गांव के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने अपनी जमानत की पिटीशन भी लगाई थी, लेकिन उनको बेसिकली उनकी जमानत के ऊपर सुनवाई हुई, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई। अब उनका जो मामला है वो सितंबर में उनकी मामले पे सुनवाई होगी। ईडी ने दावा किया है कि 103 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो संजीव अरोड़ा उन्होंने की है। उन्होंने आईफ़ोन निर्यात किए थे दुबई। संजीव अरोड़ा ने आईफ़ोन दुबई भेजने का दावा किया, लेकिन जब जाँच हुई तो पता चला कि मोबाइल भेजे ही नहीं गए। पूरा एक्सपोर्ट केवल कागज़ों में दिखाया गया और इसके लिए कथित तौर पर फर्जी खरीद बिल और निर्यात से जुड़े दस्तावेज़ तैयार किए गए। ईडी इस मामले में अरोड़ा की 55 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुकी है। ईडी का कहना है कि इस कथित फर्जीवाड़े के ज़रिए निर्यात से मिलने वाले जो इकोनॉमिक लाभ है उसको हासिल करने के लिए और अपने जो इलीगल मनी को के स्रोत को छिपाने के लिए किया गया। अभी जांच एजेंसी ये भी कह रही है कि हमने 44,000 मोबाइल फोन के फर्जी निर्यात को पकड़ा है। तो खैर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको पता है, और उसके बाद से ही वो जेल में है। और ईडी लगातार पहले 157 करोड़ का दावा कर रही थी, खैर अब नए दावे के साथ आई है 103 करोड़ के दावे के साथ। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हाँ, संजीव अरोड़ा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होती नहीं दिख रही। बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता।